Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, and we have stopped at the living world. Okay, we have seen the characteristic features. In last lecture, which one that growth and reproduction. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जिसमें क्या हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, उसे हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते। और फिर हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर मेटाबॉलिज्म, वो भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। ओके, मेटाबॉलिज्म, तो हमने उसमें क्या देखा था, सम टोटल ऑफ chemical reactions occurring in our body, ठीक है। एक साथ जितने भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस चलते हैं, हज़ारों केमिकल रिएक्शन एट ए टाइम चलते रहते हैं, उसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और इससे ये क्या है, एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है जिसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर हम देखेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक देखा था। अभी हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे और कॉन्शियसनेस, ये दो डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग थिंग कंसीडर करने के, ठीक है। तो नेक्स्ट डिफाइनिंग कैरेक्टर है ओके, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सभी को पता है सेल इज द क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम उसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। मतलब हमें पता है कि सेल के बिना क्या है, कोई भी टिश्यू नहीं फॉर्म होगा, कोई ऑर्गन नहीं फॉर्म होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं फॉर्म होगा और कोई लाइफ फॉर्म नहीं होगी। इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ द बेसिक डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग। अगर हम किसी भी चीज़ को यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, हम लिविंग कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो किसी सेल से बना हुआ है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है या फिर हमारे फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, जो भी रिएक्शंस है और एक्टिविटीज़ है, वो कौन कंडक्ट करता है, सेल करती है। इवन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, वो सिंगल सेल होते हैं, फिर भी उनका क्या है, लाइफ चलता है, क्योंकि सारे जो फंक्शंस हैं वो सेल के अंदर के ऑर्गेनिल्स क्या है, कंडक्ट करते हैं। इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग थिंग का। ओके, आपको सबको पता है सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइबोसोम, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, गोल्गी apparatus है। ये सारे ऑर्गेनेल्स आपने सबने पढ़े हैं 9th-10th में, राइट। तो उसी से क्या बनता है, हमारा एक सेल बनता है और उसे हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं किसी भी लिविंग चीज़ का। लाइक हमारी कोई भी एक बिल्डिंग बन रही है या फिर कोई दीवार बन रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ब्लॉक्स जो वीट कहते हैं हम, उसे एक के ऊपर एक रख के वो पूरा वॉल तैयार होता है। उसी तरीके से हमारी लाइफ जो है, जो लिविंग थिंग्स है, उसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, सेल। सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा और ऑर्गन से ऑर्गेनाइजेशन और पूरा हमारा फिजियोलॉजी चलेगा। ओके, तो ये क्या हुआ, हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग। ओके, अब नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, कॉन्शियसनेस, ठीक है।
ये आपने कभी जनरली बात करते हुए बोला होगा, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, राइट। तो ये भी क्या है, हमारा एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग थिंग का। ये कैसे है, जैसे कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब वी एनिमल्स और वी ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाइज। लाइक जैसे कि कोई भी गर्म चीज़ पे हमने हाथ रख दिया तो हम सडनली क्या करते हैं, हमारा हाथ साइड में कर लेते हैं, दैट इज़ कॉन्शियसनेस। हमें पता है कि ये गर्म चीज़ है, तो वो गर्म चीज़ है, ये स्टिमुलाई हमारे ब्रेन को जाता है और हम क्या करते हैं, उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हो गया कॉन्शियसनेस। तो लाइक दिस एवरी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाइज। तो आप कहोगे कि क्या प्लांट भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं? यस, प्लांट भी कॉन्शियसनेस शो करते हैं। लाइक व्हाट? एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर है, वाटर है, और हमारा इन्वायरमेंटल वेदर है। इन सारी चीज़ों को क्या होता है, सारी चीज़ों को प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कभी एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ गया जिसमें प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते, या फिर उनको वाटर डिफिशिएंसी हो गई, जिनको कुछ प्लांट्स को अगर पानी कम पड़ जाता है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते, दे स्टार्टिंग शेड देयर लीव्स, ठीक है। तो वो हो गया उनका कॉन्शियसनेस। लाइक लिविंग अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो। हाँ, तो एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है कि some organisms are seasonal breeders. Some organisms are seasonal breeders. Plants and animals also. That means क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, कैन अफेक्ट। ये एक लाइन दी गई है एनसीईआरटी में, रिप्रोडक्शन ऑफ organisms like in plants and animals also. एक सीजनल ब्रीडर्स क्या होता है, ये सीजनल ब्रीडर्स मतलब ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन, ओके। सीजनल ब्रीडर्स मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर सीजन में ही कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स क्या कर सकते हैं, खुद को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इफेक्ट हो गया। लाइक कुछ प्लांट्स होते हैं जो जिसे कहते हैं कि लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है। ये आपने कभी सुना होगा या फिर आपको आगे आएगा, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। इसका मतलब क्या है कि कुछ प्लांट जो है, जो जब लॉन्ग डे होता है, लॉन्ग डे मतलब क्या होता है कि जैसे समर में डे की लेंथ जो होती है ज़्यादा होती है, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है और नाइट छोटी होती है, उसे लॉन्ग डे बोलते हैं। और विंटर्स में क्या होता है, डे का लेंथ जो होता है वो शॉर्ट होता है और नाइट का लेंथ जो होता है बड़ा होता है, उसे शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, इन सीजन्स में ही ब्रीड कर सकते हैं, इन सीजन्स में ही खुद को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया उनका एक्सटर्नल स्टिम्युलाई, ठीक है। तो उसके इसे भी हम कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं प्लांट्स का। और सम ऑर्गेनिजम्स लाइक कुछ डॉग्स भी क्या है, पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। लाइक सम फ्रॉग हम जनरली नहीं देखते हैं समर्स में और विंटर्स में। रेनी सीज़न में हम फ्रॉग्स को देखते हैं और रेनी सीज़न में ही फ्रॉग्स क्या है, ब्रीड कर सकते हैं। इसीलिए उसे हम एक्सटर्नल स्टिम्युलाई का कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, ओके। एनिमल्स में क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं फिर, फ्रॉग्स एंड डॉग्स। क्या है, ये सीजनल ब्रीडर्स के एग्जांपल है, ओके। और एनसीईआरटी में और एक बात बोली गई है, फोटो पीरियड। फोटो पीरियड, ठीक है, कैन अफेक्ट प्लांट प्रोडक्शन।
ये फोटो पीरियड क्या होता है, फोटो का मतलब है लाइट और पीरियड का मतलब है ड्यूरेशन। जितना ज़्यादा लाइट मिलेगा प्लांट्स को उतना ही ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई कैन अफेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो फोटो पीरियड कैन अफेक्ट प्लांट प्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस डिपेंड होता है लाइट पे, और ये जो फोटो पीरियड है कभी कभी जैसे हमने बोला अभी लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट्स, तो उसमें क्या होता है डे की लेंथ के हिसाब से जितना टाइम मिलेगा, जितना टाइम लाइट मिलेगा उस ड्यूरेशन को फोटो पीरियड बोलते हैं। ओके, अब ये सारे हो गए हमारे डिफाइनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग। तो अब हमें पता चल गया है कि हम किन ऑर्गेनिजम्स को लिविंग या फिर किन चीज़ों को नॉन लिविंग बोल सकते हैं। ओके, तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या है क्वेश्चन कि एक पेशेंट है जो कोमा में है, जिसका हार्ट एंड लंग डिसफंक्शन हो गया या फिर कोई भी ब्रेन डेड हो गया है, कोई भी रीज़न हो, वो क्या है कोमा में है और उनका बॉडी फंक्शन जो है वो नहीं हो रहा है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। ओके, तो उनका जो हार्ट का और लंग का फंक्शन है वो कौन कर रहे हैं, मशीन कर रहे हैं। तो अब उस पेशेंट को हम लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है। तो आपको पता है कि वो ह्यूमन बीइंग है तो आप बोलोगी कि वो लिविंग है, नहीं, लेकिन क्या है कि उनका हार्ट एंड लंग जो बाकी उनकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है वो बंद है, तो अब उन्हें हम लिविंग थिंग कहेंगे या नॉन लिविंग थिंग कहेंगे। ठीक है, तो वो क्या है हॉस्पिटल में है, तो उनको बाहर से क्या है मेडिसिन दिए जा रहे हैं, केमिकल्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो केमिकल क्या है बॉडी में जाके उनका मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, उनके ऊपर प्रोसेस हो रही है, कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है, कुछ यूज़ हो रहा है, तो वो जो केमिकल्स है उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, इसीलिए हम उन्हें अभी भी लिविंग थिंग कंसिडर कर सकते हैं। उनकी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी है, अभी तक पूरी तरीके से सेल डिसफंक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए क्या है उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट का एक पैराग्राफ है छोटा सा, तो उसमें दिया गया है अंडरलाइंग फंक्शनिंग ऑफ सेल। ठीक है, cells show underlying अंडरलाइनिंग फंक्शनिंग मतलब क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है अंडरलाइनिंग फंक्शनिंग का मतलब है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे पर क्या है डिपेंडेंट है। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाया जाए तो जैसे कि एक सिंगल सेल है, हमारे स्टमक की सिंगल सेल है। ठीक है, जो भी हम फूड खा रहे हैं एक सिंगल सेल उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर इंटरकनेक्शन है, जो सेल का इंटरकनेक्शन है, जो मल्टीपल सेल्स मिलके इंटरकनेक्टेड है, वो मिलके हमारे बॉडी का जो है स्टमक में डाइजेशन कर सकते हैं, उसी को हम क्या कह सकते हैं अंडरलाइनिंग इंटरैक्शंस। ओके, मतलब जैसे हमें पता है कि सेल्स मल्टीपल सेल्स मिलके क्या बनता है, एक टिश्यू बनता है, उसी तरीके से सेल्स क्या है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, उनका क्या होता है इंटरैक्शन होता है, और उसी से हमारी फिजियोलॉजी चलती है। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, पूरा ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी कंडक्ट करती है, एक सिंगल सेल फिजियोलॉजी हमारी कंडक्ट नहीं कर सकती है। तो वही इसका मीनिंग है। ठीक है, तो इस हिसाब से एनसीईआरटी में लिविंग थिंग की एक डेफिनेशन लास्ट में बोली गई है कि लिविंग थिंग्स आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, evolving and self-responding interactive
सिस्टम capable of responding external stimuli। ये हुई हमारी सारे कैरेक्टर्स को देखते हुए डेफिनेशन। एक पर्टिकुलर लिविंग थिंग की डेफिनेशन क्या है? सेल्फ रिप्लिकेटिंग, मतलब क्या हुआ? रिप्रोडक्शन। वो खुद को क्या कर सकते हैं? रेप्लिकेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा एक कैरेक्टर? रिप्रोडक्शन। इवॉल्विंग भी मतलब क्या है? खुद को इवॉल्व करते हैं, तो वो भी क्या हुआ? पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल्फ रिस्पॉन्डिंग मतलब क्या हुआ? कॉन्शियसनेस। और मेटाबॉलिज्म। इंटरएक्टिव सिस्टम ऑफ कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग, सॉरी ये मेटाबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस मतलब रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ओके, तो इस तरीके से सारे कैरेक्टर्स को मिलके हम एक किसी भी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग थिंग डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, और जो कॉन्शियसनेस है उसमें ह्यूमन बींग्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म विच शो सेल्फ कॉन्शियसनेस। Human beings are the only organism those shows self consciousness। मतलब क्या है कि only we are the advanced organism can show self consciousness। self consciousness मतलब क्या? हमारा जो बॉडी क्या है? बॉडी पोस्चर है, हमारा कॉन्शियसनेस है, हमारे एक्शंस है, वो क्या है? कंट्रोल कर सकते हैं, या हमें पता है कि अभी कौन से एक्शंस करना है, या फिर हमें कैसे उससे कॉन्शियसनेस शो करना है, उसे क्या बोलेंगे हम? सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो कौन करता है? ह्यूमन बींग्स। ओनली ह्यूमन बींग्स कैन शो सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, यहाँ तक ये पोर्शन हो गया लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग। हमने अभी पता कर लिया है कि हम किसे लिविंग थिंग बोल सकते हैं, किसे नहीं बोल सकते। तो आगे का टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमें देखना है कि कितने ऑर्गेनिजम्स हैं और उन्हें हमने कैसे स्टडी किया है, कितने क्या कह सकते हैं नोन ऑर्गेनिज्म है, कितने अननोन ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हमने कैसे कैटेगराइजेशन किया है, और हमें कैसे पता है इतने सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में, हमने इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की कैसे स्टडी की है, ये इस बेसिस पे हमें आगे जाके पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ओके, ठीक है, क्या है टॉपिक? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमें पता है लिविंग वर्ल्ड क्या है अब, ठीक है, हमने अभी देखा है, डेफिनेशन देखी है, उसके कैरेक्टर्स देखे हैं कि लिविंग वर्ल्ड क्या है। हमारे आसपास जैसे कि जो हम देख सकते हैं और जो हम नहीं देख सकते, ऐसे मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, हमने अभी कल के भी लेक्चर में देखा यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। तो जो जैसे कि हमारे घर में हम ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ हमारे पेट्स होते हैं, कुछ काउस है, ऑक्सेस है, बफेलोज है, डॉग्स है, कैट्स है, बर्ड्स है, ये सारे चीज़ें हम क्या, ये सारे ऑर्गेनिज्म हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। एंड्स है, कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमें अभी तक पता है नहीं, ठीक है, लेकिन उनका स्टडी हुआ है। एनसीईआरटी में देखा गया है कि लिखा गया है कि 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स क्या है, नोन है, मतलब जो अभी तक जो डिफाइंड है, जिनको डिफाइन किया हुआ है या फिर नोन है, अभी तक जितना पता चला है उससे क्या है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 मिलियन हो सकते हैं, 100 मिलियन हो सकते हैं, लेकिन ये क्या है, नोन है। तो ये नोन कैसे है, उनका स्टडी क्या हुआ, यही हमें देखना है। व्हाट इज़ मीन बाय डाइवर्सिटी देन? व्हाट इज़ मीन बाय डाइवर्सिटी? ठीक है, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि हमारे आसपास जैसे हम घर से निकल के स्कूल तक जाते हैं, हमने डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिजम्स देखे हैं।
प्लांट्स देखे, एनिमल्स देखे, बैक्टीरिया सॉरी इंसेक्ट्स देखे, बैक्टीरिया तो हम नहीं देख सकते, डिफरेंट काइंड के इंसेक्ट्स देखे, ठीक है, पेट्स देखे। तो ये सारे क्या हुआ, डाइवर्सिटी हुई। हमने कितने सारे स्पेसिस लिविंग थिंग्स देखे, उसे हम बोलेंगे डाइवर्सिटी, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसिस, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसिस को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्सिटी, ठीक है। अब ये मिलियन क्या होता है पता है आपको, 1 मिलियन इक्वल टू 10 lakhs, ठीक है। तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स अभी तक नोन है या फिर डिफाइंड है, ठीक है। तो इन वी आर क्यूरियस एनिमल्स, ठीक है। हमारे पास क्या है, ब्रेन है और हम उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये हमें पता है। तो क्या है, इस ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया। क्यों किया गया, एज वी आर क्यूरियस एनिमल्स, ठीक है। क्यों किया गया, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल स्पेसिस की स्टडी करना मुमकिन नहीं है। हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना और उसे कंसीडर करना इम्पॉसिबल है। तो क्या किया गया कि क्लासिफिकेशन किया गया एनिमल्स का बेस्ड ऑन देयर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या फिर इंटरनल कैरेक्टर्स, ठीक है। कुछ एनिमल्स के कैरेक्टर सिमिलर हैं, राइट, जैसे 4 legs, टेल्स, जॉ है। तो इस सारी चीज़ों को कंसिडर करके कुछ एनिमल्स को एक क्लास में, कुछ एनिमल को एक क्लास में, ऐसे उनका कैटेगराइजेशन किया गया। उससे क्या हुआ, एनिमल स्टडीज़ के लिए क्या हुआ, आसानी हुई। तो ये क्लासिफिकेशन हमें देखना है, और ये क्लासिफिकेशन किसने दिया है, कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस, ठीक है। ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया है, ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन दिया है, ठीक है। तो हमें वही देखना है किस बेसिस पे इन्होंने कैटेगराइजेशन किया है। ही डिड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स on the basis of their characters, into different categories. इसे क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। मतलब एनिमल्स के कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनका कैटेगराइजेशन करना, दैट टर्मिनोलॉजी नोन एज टैक्सोनॉमी। और ये टैक्सोनॉमी का स्टडी किसने किया है, कार्लस लीनियस, ठीक है। तो हमें देखना है कि एनिमल का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है और किस कैटेगराइजेशन में कौन से कैरेक्टर्स के कंसिडर करके ये क्या है, क्लासिफिकेशन किया गया है बाय कार्लस लीनियस। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।